नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? तो 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। वन साइड पे जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अदर साइड पे अलाइज कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ये थे। इनके बीच में वॉर जो था वो हुआ। जर्मनी की हार हुई, जिसके बाद क्या हुआ, जर्मनी की हार के बाद क्या हुआ कि जो जर्मनी का एक प्लेस था वीमर, वहां पर बैठक हुई और वीमर रिपब्लिक जिसकी की स्थापना की गई, वीमर रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक बना, लेकिन उससे जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वीमर रिपब्लिक जो था एक तरह से थोपा गया था लोगों के ऊपर। ठीक, अब हम आते हैं कि वीमर रिपब्लिक नया नया गणराज्य बना, नया नया रिपब्लिक वहां पे बना, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, अब उस पे हम आते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, द वीमर रिपब्लिक फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हैविंग अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। जर्मनी हार गया, जिसकी वजह से उसे वर्सलीज की संधि जो थी, वर्सलीज ट्रीटी जो थी, वो जबरदस्ती करनी पड़ी एलाइज कंट्रीज के द्वारा। ठीक, जिससे कि जर्मनी करना नहीं चाहता था, बट उस पर जबरदस्ती वो संधि थोपी गई, जिसके तहत जर्मनी को अपना एक अच्छा खासा रिसोर्सेज वाला जो पार्ट था वो अदर कंट्रीज को देना पड़ा। अच्छे खासे अमाउंट भी थे, उसे चुकाने पड़े। ठीक है, तो जो उसको अपमानजनक संधि जो थी वो फेस करनी पड़ी वीमर रिपब्लिक को। बैड इकोनॉमी स्टेटस, अब जो जर्मनी था उसने ये युद्ध लड़ा था उसने बहुत सारा कर्ज लेकर लड़ा। अब वो क्या हुआ, जर्मनी हार गया कर्ज लेकर। पहले तो उसने युद्ध लड़ा, उसे लगा कि जीत जाएंगे, लेकिन उसने वो पहले स्टार्टिंग में वो जीत भी रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका वगैरह आ गए अलाइज कंट्री के साथ, जिसकी वजह से जर्मनी जो है वो हार गया। अब जर्मनी जब हार गया तो उसने कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था, और जो अदर कंट्रीज थी, जो जीती हुई कंट्रीज थी, उन्होंने उसके ऊपर वर्सलीज की जो वर्सलीज ट्रीटी थी वो भी थोप दी। तो उसे क्या है, अब उसे कर्ज भी पे करना था, उसके अलावा हारने के एवज में उसे अपने बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो अलाइज कंट्रीज को देनी थी। ठीक, तो उनका इकोनॉमी स्टेटस इसकी वजह से बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि पहले ही कर्ज लेकर वो युद्ध लड़ रहे थे। अब उनके ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन, उन्हें करीब 6 बिलियन पाउंड जो थे वो पे करने के लिए बोल दिया गया। ठीक, पोजेशन ऑफ रिसोर्स बाय नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा उनके जो रिसोर्सेज थे उन पे कब्जा कर लिया गया। राइनलैंड पे पहले ही कब्जा कर लिया गया। 1923, ठीक है, 1923 में क्या हुआ कि 1923 में जर्मनी को बोला गया कि 1923 में जर्मनी की कंडीशन जो थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध हुआ। युद्ध के बाद उन्हें क्या करना है, लोगों के कर्जे भी चुकाने हैं, उनके ऊपर बहुत सारा जुर्माना भी लगा गया, वो भी पे करना है। वहां की जो जनता थी उनकी कंडीशन भी बुरी हो रही थी। तो इस हुआ क्या कि 1923 में जर्मनी ने बोल दिया कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसने मना कर दिया कि वो आगे जो ये कर्ज है या ये जो हर्जाना चुकाना है वो जर्मनी नहीं देगा। उसके ऐसा मना करने पे उसका जो रूर कोल एरिया था, राइनलैंड पे पहले ही कब्जा हो गया था। रूर कोल एरिया जो था रिसोर्सेज वाला उसका, उस पर भी कब्जा कर लिया गया, और उसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उस पे भी कब्जा कर लिया गया। तो वहां के जो मजदूर वगैरह थे उन्हें उससे प्रॉब्लम होने लगी। फिर डिप्रिसिएशन ऑफ जर्मनीज करेंसी मार्क। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि जर्मनी के ऊपर हमने देखा कि उसे पहले वर्सलीज की अपमानजनक संधि जो थी, वर्सलीज ट्रीटी जो थी वो माननी पड़ी। उसकी इकोनॉमी जो थी वो बुरी होती जा रही थी, कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहा। उसके अलावा युद्ध के एवज में उसको काफी सारा हर्जाना जो था वो चुकाना था। उसके जो रिसोर्सेज थे उस पर भी कब्जा कर लिया गया। उसकी जो
गोल्ड वगैरह थे उसमें उसको जो कर्ज था वो चुकाने के लिए बोल दिया गया, तो उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी होती जा रही थी। अब क्या हुआ, अब जर्मनी को ये लगा कि अब इस तरीके से हो रहा है कि कंडीशन तो बहुत बुरी हो गई, उसने मना भी कर दिया हम ये चीजें हम अब आगे नहीं चुकाएंगे कर्ज, और जो हर्जाना है ये नहीं चुकाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ जर्मनी के लिए कि उसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उस पर कब्जा कर लिया गया, उसके रिसोर्सेज थे उस पर कब्जा कर लिया गया। तो अब जर्मनी की जो कंडीशन थी वो काफी बुरी हो गई। आगे फैसला लिया गया है जर्मनी में कि अब हम क्या करें, इससे उबरने के लिए नोट छापते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, नोट जो कि जिस कंट्री की करेंसी है वो खुद ही छापेगा, ठीक है, करेंसी जो होती है वो जिस कंट्री की करेंसी है वो खुद ही छापते हैं। तो जर्मनी ने ये फैसला लिया कि करेंसी है उसे छापना तो हमारे हाथ में है, उनको हमने मना कर दिया बट वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, बट करेंसी छापना क्या है वो हमारे हाथ में है। तो इसके एवज में जर्मनी ने क्या किया, खूब सारी करेंसी जो थी वो छापनी स्टार्ट कर दी, खूब सारी नोट जो थी वो छापनी स्टार्ट कर दी। और इसकी वजह से इतनी ज्यादा नोट उस समय छापे गए कि जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू जो थी वो काफी गिर गई। करेंसी बहुत ज्यादा छप गई, हर किसी के पास आ गई, तो उसकी वैल्यू जो थी वो इतनी गिर गई कि आगे हम देखते हैं रैपिड राइज इन इन्फ्लेशन कि जर्मनी करेंसी बहुत ज्यादा छाप दी गई और उनकी करेंसी जो थी जो वो उन्होंने सोचा कि उससे भी पे कर लेंगे, तो उनकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो काफी ज्यादा घट गई। ठीक है, 1 अमेरिकी डॉलर में पहले 24,000 जहाँ था वहाँ 3,50,000 मार्क जो उनकी करेंसी थी उसकी वैल्यू वो आ गई, काफी ज्यादा बढ़ गई। महंगाई उसकी वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि महंगाई उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई, करेंसी बहुत छपी, नोट बहुत ज्यादा छपी, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो गिर गई, जिसकी वजह से महंगाई जो थी वो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं कि लोग बैग भर भर के रुपए ले जा रहे थे, क्योंकि करेंसी जो थी नोट जो थी वो बहुत ज्यादा छाप दी गई, तो लोगों की पहुंच वहां तक हो गई कि लोगों को नोट जो थे वो खूब सारे मिल गए। अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि अगर उनको ब्रेड भी लेना है उसके लिए बैग में ट्रॉली में भर भर के रुपए ले जाए जाते थे। तो वीमर रिपब्लिक जो थी उसके सामने यही सारी प्रॉब्लम्स थी कि उसे वर्सलीज ट्रीटी जो थी वो झेलनी पड़ी, उसे मानना पड़ा। उसके बाद इकॉनमी जो थी वो गिरती जा रही थी, उसके रिसोर्सेज पे अदर कंट्रीज का कब्जा होता जा रहा था, उनकी जो करेंसी थी मार्क उसकी वैल्यू काफी गिरती जा रही थी, और महंगाई जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और लोग दिन पर दिन बेरोजगार होते जा रहे थे, उनकी इंडस्ट्रीज पे अदर कंट्रीज का कब्जा होता जा रहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वीमर रिपब्लिक को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी इन 1930। 1930 में जर्मनी में नाजिज्म जो था वो पॉपुलर हुआ, क्यों हुआ या फिर कैसे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, वाई आ जाए या हाउ आ जाए, दोनों का आंसर आपको सेम तरीके से देना है। तो वहां पर नाजिज्म जो था वो पॉपुलर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, ठीक है, उनके ऊपर जबरदस्ती वर्सलीज की जो संधि थी, ट्रीटी थी, वो जबरदस्ती थोपी गई थी, जिसकी वजह से जर्मन जो थे उन्हें लगा कि उनका बहुत बड़ा इससे अपमान किया गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहले तो जो जर्मन्स थे उन्होंने जो युद्ध लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्ज लेकर युद्ध लड़ा। उसके बाद उन्हें युद्ध का दोषी माना गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 बिलियन पाउंड जो जुर्माना था वो लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू काफी गिरती जाती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उनकी वो बहुत बुरी थी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, ठीक। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी एक पॉलिटिकल के मत में नहीं था, मतलब कोई भी एक मत किसी पॉलिटिक्स पे नहीं बन रहा था। फेलियर ऑफ वीमर रिपब्लिक का फेलियर हो जाना वो भी हमने देख लिया। तो ये सारे रीजन थे जो कि जिसकी वजह से जर्मनी की जो जनता थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, काफी ज्यादा उन्हें लग रहा था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनका बहुत अपमान हुआ है, ये सारी चीजें थी। इसी टाइम में
जब हिटलर आता है, हिटलर का इन्फ्लुएंस ऐसा था, उसकी बातें ऐसी थी कि लोग उसके प्रभाव में बहुत ही तेजी से आ गए। उसने ये सारी चीजें, जैसे वर्सलीज की संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी, तो उसमें क्या था कि जर्मन को लगा कि हमारा बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, तो हिटलर ने उनसे वादा किया कि उनका खोया हुआ सम्मान जो है वो हम वापस लाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसके लिए उसने बोला कि हम यहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसे खत्म कर देंगे और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही हो जाएगी। तो इस तरह के वादे जो थे, जैसा कि हम देखते हैं पॉलिटिक्स में अपने ही यहाँ जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो क्या किया जाता है, अलग अलग पार्टीज आती है, जो चीजें पहले नहीं हो पाई हैं उन चीजों के वादे आगे रखती है। तो ऐसा ही हिटलर ने भी किया, हालांकि उसने बहुत सारे वादे जो थे अपने पूरे भी किए। तो ऐसे ही प्रॉमिसेस जो थे हिटलर ने किए, जिसकी वजह से जो पब्लिक थी वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। मेन चीज कि वो इस तरीके से चीजों को कहता था कि लोग उसके प्रभाव में बहुत तेजी से आ जाते थे, और उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो किसी और पर विश्वास करें। तो इस वजह से हम देखते हैं कि 1930 में जर्मनी में नाजिज्म जो था वो बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोग जो थे वो हिटलर की बातों पर विश्वास कर रहे थे और उसका साथ देने को आ रहे थे, वो भी उसके साथ आ गई। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग के पेक्यूलियर फीचर कौन से थे या खास पहलू कौन से थे। ठीक है, तो नाजी थिंकिंग जो थी वो कुछ तो हमें समझ में आई होगी कि पहले के जो हमारे आंसर्स थे उससे। बाकी हम देखते हैं कि उनकी पेक्यूलियर फीचर्स जो थे वो क्या थे, खास पहलू कौन से थे। कंट्रीज पैरामाउंट, वो अपने देश को ही सबसे आगे समझते थे, उनके लिए कंट्री जो है, देश जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, सब कुछ छोड़ के उन्हें क्या करना है, देश की सेवा ही करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, ऐसी उनकी सोच थी। कंसीडर जर्मनी द बेस्ट, उनका मानना था कि उनकी जो कंट्री है यानी कि जर्मनी जो है वो बेस्ट है, अपनी कंट्री को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एम्पायर एक्सपेंशन, अपने एम्पायर को बढ़ाने में उनका विश्वास था। ठीक है, कि अपना जो एम्पायर है उसे एक्सटेंड करना है, किसी भी तरीके से करना है, दूसरे पे कब्जा करके करना है, दूसरे को मार के करना है, वॉर से करना है, जैसे भी करना है, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना है। तो एम्पायर एक्सपेंशन में उनका विश्वास था। बिलीव इन द रूल ऑफ द बेस्ट लीडर, बेस्ट लीडर में उनका विश्वास था। बेस्ट लीडर उनका कौन था, उनका बेस्ट लीडर था हिटलर। ठीक है, तो बेस्ट लीडर में उनका विश्वास था। उनका विश्वास जो था वो मोनार्की वगैरह में नहीं था, उनका विश्वास था जो उनका बेस्ट लीडर है वही उन्हें आगे बढ़ाएगा, तो अपने बेस्ट लीडर में उनका विश्वास था। ठीक, अगेंस्ट पार्टी फॉर्मेशन एंड अपोजिशन, जो तरह तरह के जो अलग अलग लोग जो होते हैं दल बना लेते हैं, तो उन सब के वो अगेंस्ट थे और पार्टी फॉर्मेशन के वो अगेंस्ट थे। उसके अलावा जो अपोजिशन था, विपक्ष जो उनका विरोध करते रहे हों, उन सभी के अगेंस्ट ये थे। एंटी ज्यूस थे, यहूदियों का ये विरोध करते थे। वो ज्यूज को अलग अलग तरीके से देखते थे या उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे कि कोई किसी रेप्टाइल का नाम दे दिया, किसी एनिमल का नाम दिया, इस तरीके से वो ज्यूज को संबोधित किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो ज्यूज के जो पहनावे थे, उनका जो रंग रूप था, उनका जो फेस स्ट्रक्चर था, उन सभी का वो मजाक उड़ाया करते थे। उसके अलावा जो ज्यूस थे उन्हें वो अपने स्कूलों से, ज्यूस जो स्टूडेंट्स थे या फिर ज्यूस जो टीचर्स थे, उन सभी को स्कूलों से वो निकाल देते थे क्योंकि वो एंटी ज्यूस थे। ठीक है, बिलीव इन वॉर, वॉर में उनका विश्वास था। वॉर करना है, जो चीज उन्हें चाहिए उसके लिए अगर उन्हें वॉर करना है तो वो वॉर कर लेंगे। ठीक, थिंकिंग ऑफ वुमेन, विमेन के लिए उनकी क्या सोच थी, विमेन के लिए उनकी सोच थी कि विमेन जो हैं वो जर्मन नस्ल को सिर्फ बढ़ाने के लिए, उनका काम है जर्मन नस्ल को बढ़ाना। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाजी थिंकिंग के पेक्यूलियर फीचर जो थे वो क्या थे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेटेड फॉर जीव्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जीव से हेट क्रिएट करने में नाजी प्रोपेगेंडा किस तरीके से इफेक्टिव रहा। चलिए देखते हैं नाजी प्रोपेगेंडा इस चीज के लिए किस तरह से इफेक्टिव रहा। Hitler had become a messiah of German people. People have believed in his word. That is why the hatred towards the Jews spread by him settled in the society. ठीक है, which was made propaganda. ठीक है, हिटलर का इन्फ्लुएंस लोगों पे इतना ज्यादा था, प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग जो थे वो हिटलर की बातों को बड़ी ही आसानी से
मान लिया करते थे। तो हिटलर जो कि एंटी ज्यूज था, तो उसने उसी तरीके की बातें जो थी वो लोगों के अंदर फैलाई, लोगों के बीच में उसी तरीके की बातें फैलाई, जिसकी वजह से उसका एंटी जीव्स जो प्रोपेगेंडा था वो इफेक्टिव रहा। उसने जो जीव्स थे उनके उसने अपने उसकी सोच थी ना, हिटलर की सोच ऐसी थी कि जो उनके स्कूली बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उन्हें बचपन से ही स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए कि वो जीव्स जो हैं उनसे, यहूदी जो हैं उनसे वो हेट कर सके, उनसे नफरत कर सके। और उसके लिए उसने क्या किया कि मीडिया का यूज़ किया, जिसमें कि उसने उनके लिए पोस्टर्स छपवा दिए, जिसमें कि उनकी इमेज जो थी वो बहुत ही गलत तरीके से पेश की। मतलब लोग जो हैं उनके कपड़ों को देख के, उनके जो रहने के तरीके हैं उसे देखकर उनसे हेट करे। तो उसने इस तरीके से दिखाया कि जीव्स जो हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी में दिखाया उन्हें, और उसके अलावा दिखाया कैफ्टन जो है, जो कि आजकल खैर विमेंस के लिए वो आजकल तो फैशन की ड्रेस है बस, बट उसमें उसने जीव्स को इस तरीके से दिखाया बड़ी बड़ी दाढ़ियों में एंड कैफ्टन पहने हुए उनको दिखाया। उसके अलावा उनके लिए इंसेक्ट के लिए जो इंसेक्ट टाइप के वर्ड्स यूज़ करना, या फिर रेप्टाइल्स जो हैं, अर्थवॉर्म है, उन सभी के लिए उन सभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता था। किसके लिए? जीव्स के लिए, कि उनको उन नामों से संबोधित किया जाता था। तो इस तरीके से हिटलर जो था वो लोगों के बीच में उसने जो जीव्स थे उनके लिए बहुत सारी गलत बातें की, जिससे कि लोग जो थे वो उनसे नफरत कर सकें। ठीक है, तो हिटलर थॉट दैट द हेटेड ऑफ जीव्स इन चिल्ड्रन इन नेसेसरी ओनली फ्रॉम स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन से ही उन्हें हेट करना, बच्चों को सिखा देना चाहिए, उसका ऐसा मानना था। यूज ऑफ मीडिया, जिसके लिए जो ड्रामा हुए, पोस्टर हुए एंड न्यूज़पेपर्स हुए, उन सभी में इन सभी के जो जीव्स हैं उनके लिए हेट, उनको अलग अलग गलत तरीके से उनको पेश करना, उनकी छवि जो थी वो गलत तरीके से पेश करना कि लोग उनसे नफरत कर सके। कॉशन इन वर्डिंग में वो बहुत सावधानी रखता था कि वो जो भी वर्ड्स यूज कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है कि लोग जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स को भी वो पॉजिटिव तरीके से यूज करता था। जैसे कि यहूदियों को वो क्या करता था, गैस चैम्बर्स में डाल के और उन्हें मरवा दिया करता था। इसके लिए वो क्या करता था, उस गैस चैम्बर का नाम नहीं लेता था, उसका नाम उसने रखा था डिसइंफेक्टेड एरिया, कि लोगों को लगे कि इस चैम्बर में ले जाया जा रहा है लोगों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या किया जाता था कि उसमें कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें छोटा सा कोई चैम्बर होता था जिसमें कुछ पॉइंट्स होते थे, और उन पॉइंट से गैस निकलती थी, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से जो जीव्स थे उनको, जिसको उनमें रखता था उन चैम्बर्स में, उनकी डेथ हो जाया करती थी। बट वहां पर नाम उसने क्या यूज किया, डिसइंफेक्टेड। इसी तरह जैसे विकलांग वर्ड हुआ या और भी वर्ड्स हुए, तो उसके लिए वो बहुत ही संभल कर वर्ड्स का यूज किया करता था। चैम्बर्स की बात आ रही है, तो जैसे कि गैस चैम्बर्स की बात हो रही, तो मैंने तो पुरानी मूवीज में देखा है, आप लोगों ने हो सकता है कुछ नई मूवी हो या इंग्लिश मूवीज हो उसमें देखा हो कि छोटे से चैम्बर होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स बने होते थे। तो जो विलेन होता था वो क्या करता था कि विलेन उसमें लोगों को बंद कर दिया करता था, और उसमें जो पॉइंट्स होते थे उनसे गैस या फिर कुछ धुआं टाइप का, स्मोक टाइप का, या फिर कुछ कह सकते हैं कि वाटर वगैरह भर रहा है उससे, तो उससे लोगों की जान चली जा रही। तो उसी तरीके की चीजें जो थी वो हिटलर के टाइम में यूज हुआ करती थी। ठीक है, वो जीव्स को मारने के लिए। ठीक, डिस्प्लेइंग अ फॉल्स इमेज ऑफ जीव्स की वो गलत इमेज जो थी वो लोगों के बीच में फैलाता था। उसके अलावा ईसा मसीह जो थे उनके लिए उनकी मौत का जिम्मेदार इन जीव्स को ही उसने माना, और ऐसा ही हेट जो था वो लोगों के बीच में फैलाया। इंसल्टिंग जीव्स, स्प्रेडिंग हेटर्ड, प्रोक्लेमिंग वंस सुपीरियर। तो ये चीजें हमने बात की कि वो क्या करता था, जीव्स की इंसल्ट किया करता था, उनके कपड़ों पे, उनके पहनावे पे, उनके रहन सहन पे, उनके शक्ल सूरत पे वो उनका मजाक उड़ाया करता था, और खुद को और जर्मन जो थे उन्हें वो सुपीरियर बताया करता था। इसी तरीके से उसका जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो इफेक्टिव रहा एंटी जीव्स। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों रिटर्न करना है? राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द रोल ऑफ वीमेन इन द टू पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है नाजी सोसाइटी में वुमेन के क्या रोल थे, और उसके बाद आपको चैप्टर 1 पे जाना है। वहां पर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा होगा, क्या देखा होगा, वुमेन का
रोल या उनकी कंडीशन और उसे कंपेयर करना है नाजी पीरियड की जो विमेन थी उनसे, ठीक है, उनकी कंडीशन से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नाजी सोसाइटी में विमेन के जो रोल थे उस पर बात करेंगे। तो नाजी सोसाइटी में विमेन का क्या रोल था? उनका मेन रोल जो था वो उनकी नस्ल को बढ़ाना, उनकी जो रेस थी उसी रेस के बच्चों को जन्म देना। इसके अलावा अगर कोई विमेन जो है वो किसी और रेस के बच्चों को जन्म देती थी तो उसे दंड भी दिया जाता था, उसके लिए उसे पनिश किया जाता था, उसके बाल जो थे वो पूरे हटवा दिए जाते थे, उसे लोगों से पिटवाया जाता था, बहुत तरह के तरीके से उसे पनिश किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो भी विमेन आर्यन रेस या फिर जो उनकी रेस थी उनके अकॉर्डिंग जो भी बच्चों को बर्थ जन्म देती थी तो उन विमेन को क्या किया जाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था, ठीक है, उन्हें रिवार्ड दिए जाते थे। और रिवार्ड उसके अलावा जो उनकी रेस को जन्म दे रही हैं उसे रिवार्ड दिए जा रहे हैं, उसके अलावा जो 4 बच्चों को, उनकी रेस के 4 बच्चों को जन्म दे रही हैं उन्हें ब्रॉन्ज मेडल, और जो 6 बच्चों को बर्थ दे रही हैं तो उन्हें सिल्वर मेडल, एंड जो 8 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता था। मतलब ये कि जो अदर रेस के बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था और जो उनकी रेस के बच्चों को जन्म देती थी विमेन उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें तरह तरह के रिवार्ड्स दिए जाते थे। हिटलर का क्या मानना था आगे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नाजी सोसाइटी वुमेन वर द फ्लैग बियरर्स ऑफ आर्यन कल्चर, ठीक है, उनका यही मानना था कि जो विमेन है वो आर्यन कल्चर की फ्लैग बियरर्स हैं, ठीक है, उनके रेस को बढ़ाने के लिए। इन 1933 हिटलर हैड सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ माय स्टेट इज द मदर। हिटलर का कहना था कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर जो है या सिटीजन जो है हमारे स्टेट का वो है मदर। वहां उसने वुमेन या फिर कुछ और वर्ड ना यूज करके मदर का यूज किया क्योंकि उसकी जो सोच थी वो इसीलिए थी कि विमेन का काम क्या है, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना, ठीक है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर मदर का यूज किया कि मोस्ट जो पावरफुल सिटीजन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन जो था वो जो है वो मदर्स हैं। लेकिन यहीं पर ये बात सिर्फ उसकी कहने के लिए थी क्योंकि वो सिर्फ इसी मायने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन थी कि उनकी नस्ल को के बच्चों को वो जन्म दें, ठीक। Not all mothers in Nazi Germany were treated equally. सभी मदर्स को नहीं इक्वली ट्रीट किया जाता था, जैसा कि उसने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है, लेकिन सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु गेव बर्थ टू रेशियली अनवांटेड चिल्ड्रन वर पनिश्ड, ठीक है, जो अनवांटेड रेसिकली अगर देखें तो उनकी रेस के बच्चों को जन्म नहीं दे रही हैं तो वो क्या हो गई, वो अनवांटेड मतलब अनवांटेड बच्चों को जन्म दिया और वो क्या हुई, पनिश हुई। वाइल मदर्स हु गेव बर्थ रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर रिवॉर्डेड, ठीक है, तो जो उनके रेस के बच्चों को जन्म दे रही हैं तो वो क्या हो गई, वो उन्हें रिवार्ड दिया जाता था, ठीक। अब दोनों जगह पे अगर हम कंपेयर करते हैं कि वुमेन की कंडीशन क्या थी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वुमेन की कंडीशन क्या है कि उनका काम है सिर्फ उनकी नस्ल के बच्चों को जन्म देना, जो नहीं दे रही उन्हें पनिश किया जा रहा है और जो दे रही हैं उन्हें रिवार्ड दिए जा रहे हैं। वहीं पर क्या है, हम अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें तो वहां पर वुमेन की कंडीशन क्या थी, वहां उन्होंने मूवमेंट्स में भाग लिया, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन किया और आफ्टर रेवोल्यूशन जो है उनकी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया। अब हम यहाँ पे लौटते हैं, अगर देखते हैं नाजी सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन की वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें उनकी नस्ल के ही बच्चों को जन्म देना है। और यही अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं तो वहां पर लोगों को किसी से भी शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जगह पे विमेन की कंडीशन क्या थी, ठीक है, उन्हें कंपेयर करना है, क्या कंडीशन थी आप कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा कि जो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि वुमेन नाजी सोसाइटी में वुमेन का रोल क्या था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको वेज बताने हैं या तरीके बताने हैं कि नाजी जो थे वो अपने लोगों पर टोटल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कौन से तरीके अपनाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जो नाजी थे वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, उनका मानना था कि उनके जो लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही
चले, उसमें किसी भी मीडिया हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो, सभी पे ये अपना पूरा पूरा कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। द नाजी यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल। सुपर सर्विलांस एंड सिक्योरिटी स्क्वाड्स वर फॉर्म टू कंट्रोल द एंटायर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नाजी। नाजी के अकॉर्डिंग सोसाइटी को रखने के लिए उसने पूरी सोसाइटी पर, अपनी पूरी सोसाइटी पर निगरानी रखने के लिए सुपर सर्विलांस एंड सिक्योरिटी स्क्वाड्स जो थे उसका गठन किया। ठीक, उनका फॉर्मेशन किया। In addition to the existing troopers, the Gestapo, the Crime Control Police and the Security Service were also formed। तो इनका भी उसने गठन किया। गेस्टापो वगैरह जो थे तो उनकी संख्या बढ़ाना और उनका दूसरे तरीके से गठन करना कि सही तरीके से उनको अपने अकॉर्डिंग चलाया जा सके, उन्हें ज्यादा पावर दी जा सके। विच वर गिवन इमेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। इस तरीके का उसने गठन किया, इस तरह की सेना का। ठीक है, जिसमें कि गेस्टापो, स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये सभी थे, डिटेक्टिव वगैरह, उनके पुलिस, ये सभी थे। उनको उसने इतनी पावर दी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी पावर का यूज कर सकते थे। मतलब ये कि जो नाजियों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जगह जगह लोग दल बनाकर बातें कर रहे हैं, नाजियों के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो या जो उनके अपोजिशन में हो, तो उनके लिए एक्शन लेने के लिए इनको पूरी छूट थी कि नाजियों के अकॉर्डिंग जो नहीं चल रहा है उनके लिए आप एक्शन ले सकते हो। उसके लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, आप उसके खिलाफ आराम से एक्शन ले सकते हो। ठीक है, द मीडिया बुक, थिएटर्स एक्सेट्रा वर केप्ट इन कंप्लीट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा मीडिया बुक, थिएटर्स, न्यूज़पेपर्स, इन सभी को पूरी तरह कंट्रोल में रखा गया था कि वो इन नाजियों के खिलाफ कुछ लिख ना सके और नाजी जो चीज कहें, जैसे कि उन्होंने यहूदियों के खिलाफ बहुत कुछ वहां पर प्रिंट कराया, तो पोस्टर्स बनवाए, तो वो सारी चीजें वो कर सके कि उनके अकॉर्डिंग ही चले, उनके खिलाफ वो कुछ ना लिख सके। ऐसा पूरा उनकी तरफ से कंट्रोल था इन सभी पे। प्रोपेगेंडा ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी तरीके के काम किए। जैसे कि कह सकते हैं नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, विमेन को लेकर क्या थी, वो हमने देख लिया कि विमेन का क्या काम था, क्या रोल था। फिर उसके अलावा जीव्स के लिए उनकी क्या सोच थी, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है उसका प्रचार प्रसार किया, उसका विस्तार किया। फिर क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का वो बहुत ही चतुराई से यूज करते थे। ठीक है, क्लेवर तरीके से यूज करते थे कि जो नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स भी जो थे उसको वो पॉजिटिव तरीके से, जैसे कि अभी पहले हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, गैस चेम्बर्स जो थे जिसमें कि लोगों को मार दिया जाता था दम घोट के उनका, उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, उसके लिए उन्होंने यूज किया डिसइंफेक्टेड एरिया। ठीक है, ऐसे विकलांग जो थे उनके लिए यूथोपिया टाइप का वर्ड यूज किया। तो उसी तरह उन्होंने वर्ड्स में अपने बहुत चालाकी रखी और इस तरीके की बातें रखी कि हम जो हैं आपकी सारी कंडीशन सुधार देंगे, और ये जो जीव्स हैं ये इनसे हेट करना सिखाया ना। मतलब जो चीज़ें हमने अभी देखी वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के लिए वर्ड्स जो थे वो इन्होंने इस तरीके से यूज किए कि लोग उनके प्रभाव में आए और इनकी बातों को माने। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाजी जो थे वो पूरे लोगों पर, अपने लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए वो किस तरीके के वेज जो थे वो अपनाते थे। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि इस चैप्टर के जो सॉल्यूशंस थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।